Hey guys, hi, this is Abhishek Singh and we are doing a revision summary of mathematical physics. So in this series of mathematical physics revision, today we are going to start a new topic called vector algebra. यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा। मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना चाहिए। जितने क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस आप लोग कीजिए और डाउट्स आप लोग एजुंकल मोबाइल एप्लीकेशन पे पूछ सकते हैं। वहां पे बहुत से ट्यूटर्स आपके क्वेश्चन को आंसर कर रहे होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ईच ईयर इससे 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो और ये वेटेज कवर करता है 5 to 6 मार्क्स का। तो यार मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से रिकमेंड करूंगा कि इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से और अपना फर्स्ट स्लाइड ये रहा। और सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं यार कि वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर एरो लगा देते हैं या बार लगा देते हैं। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे शो करना है तो मैं उसे दो वर्टिकल बार्स के बीच में लिखूंगा। ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। एंड अगर मुझे यूनिट वेक्टर शो करना है तो मैं एक छोटा सा हैट बना दूंगा। ये यूनिट वेक्टर होता है। इन तीन में रिलेशन क्या होता है? इन तीन में रिलेशन ये होता है कि आपको किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, किसी वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो आपको उसका यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ये चीजें आपको पता ही है। तो इसके आगे अब थोड़ा बीएससी लेवल का वेक्टर देखते हैं जो कि है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पे बेस्ड। ठीक है, आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है उसके अकॉर्डिंग बहुत सी चीजें चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। आप लोगों ने कितने तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम सुन रखे हैं अभी तक? मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूँ जो आपके काम में आएगी इस पूरे प्रिपरेशन के थ्रू आउट। तो आपको ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट उतना नॉलेज जितना मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सेकंड है आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं इसी को। थर्ड है आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और इसी को सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये 3 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो आपको पता होने चाहिए। इनमें वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इनमें डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट कैसे लिखा जाता है, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको ये हैवी हैवी वर्ड्स पे डरना नहीं है इनसे सुन के। तो बिल्कुल डिटेल में हम देखने वाले हैं इनको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हमारा पहला है जो कि है कार्टेशियन। ठीक है, तो कार्टेशियन जो होता है वो कैसा होता है वो शुरू करते हैं। मैं यहाँ हेडिंग डाल दूं सबसे पहले। कार्टेशियन देखने जा रहे हैं हम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, सो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी वेक्टर जो कि ए वेक्टर मैंने आपको दिखाया था ऐसे लिखते हैं, को रिप्रेजेंट किया जाता है ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप। ठीक है, ये एक्स कैप वाई कैप जेड कैप क्या है? मैंने आपको बताया जो कैप होता है या हैट होता है ये चीज हम यूनिट वेक्टर के लिए शो करते हैं। तो एक्स कैप वाई कैप एंड जेड कैप जो है ये यूनिट वेक्टर्स हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, और ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है? ये जो यहाँ लिखा हुआ है ए एक्स ए वाई ए जेड, ये क्या है? ये इनके कंपोनेंट्स है। ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन इज ए एक्स, अलोंग वाई डायरेक्शन इज ए वाई, अलोंग जेड डायरेक्शन इज ए जेड। ठीक है, सो आप लोगों को इतना पता है। ऐसा मानते हुए मैं आगे आपको इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है इस ए वेक्टर का। तो ये मैं इसके 3 एक्सिस बना देता हूँ। ओके, तो लेट से ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, ओके, सो ये एक्स वाई जेड एक्सिस मैंने बना दिया है। अब मैं एक जनरल वेक्टर बना देता हूँ जो कि है मेरे पास ए वेक्टर। ठीक है, तो मेरे पास एक जनरल वेक्टर है ए वेक्टर। सो मैं कह रहा हूँ कि इसका अगर मैं आप लोग देखते हैं कि एक्स डायरेक्शन प्रोजेक्शन देखते हैं हम लोग और वाई डायरेक्शन जो प्रोजेक्शन देखते हैं, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, इसे हम बोलते हैं ए एक्स। ये वाई है तो हमारा ये भी वाई हो गया, इसे हम बोलते हैं ए वाई। और जो इसका हाइट है इस हाइट को बोलते हैं ए जेड। ठीक है, इसे बोलते हैं ए जेड। इन तीनों से मिलके हमारे पास ये ए वेक्टर बनता है। इसे आप जोड़ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, इन तीनों से मिलके हमारे पास ये ए वेक्टर बन जाता है। तो मैं उसे ए वेक्टर की तरह लिख देता हूँ। अब मैं इसके आगे आपको पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो लिख देते हैं हम लोग। तो पोजीशन वेक्टर जो होता है ना इसमें
आर वेक्टर, वो कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं हम उसे एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप। ये हमारे पास इसमें पोजीशन वेक्टर हो गया। इसका मैग्नीट्यूड यानी कि डिस्टेंस कैसे लिखा जाएगा, डिस्टेंस लिखा जाएगा इसमें आपको करना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और ये हमने मॉडुलस भी लिख दिया। अब मैं अगर यूनिट वेक्टर की बात करूं तो वो हम लिखते हैं वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस, ठीक है। सो आप इन दो क्वांटिटीज को डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा आर कैप। सो आप आर कैप भी लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है। और एक जनरल लेंथ वेक्टर जो होता है इसमें उसे कैसे लिखते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, वो भी देख लेते हैं। तो जो जनरल लेंथ वेक्टर होता है ना, इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं इसको, तो उसे हम लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में dx x कैप प्लस dy y कैप प्लस dz z कैप, ठीक है। सो x कैप के अलोंग छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx, y के अलोंग dy, सिमिलरली z के अलोंग dz स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। इसे इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको आ गया। ये चीज आपको आने के बाद मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इसमें स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट जो होता है ना, तो डी टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार डीवी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो वेक्टर होता है, सॉरी ये जो स्केलर होता है, ये वैल्यू आ जाती है dx dy dz को मल्टीप्लाई करके इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और जो एरिया वेक्टर्स होते हैं ना, वो अलग अलग आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन एरिया। और ये वेक्टर होता है तो ये कुछ ऐसा आ सकता है dx dy z कैप, dx dy माइनस जेड कैप भी आ सकता है। सिमिलरली आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, लाइक कुछ और एरिया वेक्टर भी आ सकता है, लाइक dy dz x कैप एंड सो ऑन, डिपेंडिंग ऑन कौन से एरिया की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग अगर जान चुके हैं, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, इतना आप लोगों को समझ में आ गया है, तो मैं आपको बता दूं कि डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। दो आपके पास वेक्टर्स हैं ए एंड बी, उनका डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। इसका मतलब हो जाता है मॉडुलस ऑफ ए, मैं ऐसे लिखूंगा मॉडुलस ऑफ बी टाइम्स कॉज ऑफ थीटा। थीटा क्या है मैं बता देता हूँ बना के। लेट से आपका ए वेक्टर कुछ ऐसे था, लेट से आपका बी वेक्टर कुछ ऐसे था, उन दोनों के बीच में जो एंगल है ना, ये एंगल है थीटा। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दैट टू वेक्टर्स, ठीक है। ये होता है डॉट प्रोडक्ट। और यही आप करके देखेंगे कि ये चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बी ए कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ बी डॉट ए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसके आगे एक और चीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट भी आपको आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये तो सिर्फ स्केलर हो गया, बट क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है, तो एक वेक्टर भी आएगा यूनिट कैप जो कि है एन कैप। ये एन कैप क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। लेट से ये जो ए वेक्टर है ये सेम है, बी वेक्टर भी यही है, तो जो एन कैप होगा ना वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि आप जो स्क्रीन आपके मोबाइल का या आपके फोन लैपटॉप का, उसकी स्क्रीन के परपेंडिकुलर, बिकॉज दैट इज द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। वो आउटसाइड भी हो सकता है ऐसे या इनसाइड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं या बी क्रॉस। अगर इस केस में आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो आपको ए की तरफ अपने फिंगर्स रखने हैं और बी की तरफ कर्ल करना है, तो वो आपको इनवर्ट्स बताएगा, ठीक है। सो मे बी आपको कैमरे में ये आउटवर्ड दिख रहा हो, बट एक्चुअली ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरी स्क्रीन के इनवर्ट्स, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है और एन कैप का मतलब पता होना चाहिए, वो ए बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। किस डायरेक्शन में आएगा वो आपको करना है राइट हैंड थंब रूल से। ए की तरफ फिंगर्स रखें, उसे बी की तरफ कर्ल करें तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन मिल जाएगा। सिमिलरली बी क्रॉस ए जो होता है वो उसका उल्टा होता है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, सो इसके बाद अब कुछ बेसिक चीजें मुझे बता दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की, लाइक एक्स कैप वाई कैप जेड कैप आप लोग जानते ही है, तो उनके लिए आप बता सकते हैं मुझे क्या वैल्यूज आएंगी। लाइक अगर मैं एक्स कैप डॉट एक्स कैप करता हूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1।
और यही चीज आ जाएगा y डॉट y के इक्वल। सिमिलरली यही चीज आ जाएगा आपका z डॉट z के इक्वल। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि cos ऑफ 0 इज 1। ठीक है, सिमिलरली x क्रॉस y आप करेंगे, x क्रॉस y आप करेंगे तो ये हो जाता है z कैप, राइट हैंड थंब रूल से। y क्रॉस z जो होता है वो x कैप हो जाता है, एंड जो आपका z क्रॉस x कैप होता है, ये सब कैप है। ठीक है, ये सब कैप है, यूनिट वेक्टर है, वो आपका y कैप हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं x डॉट y कर दूं तो ये 0 होता है, आपको पता होना चाहिए। क्यों होता है 0? क्योंकि कोसाइन ऑफ 90 डिग्री इज 0। और इसी में अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं तो x क्रॉस x जो होगा ना, ये भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली y क्रॉस y 0, z क्रॉस z 0। इसका रीजन क्या है? साइन ऑफ 0 इज 0। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ साइन आ जाता है, साइन ऑफ थीटा। x x के बीच में एंगल 0 होगा तो साइन ऑफ 0 इज 0। ओके, सो आपको एक क्रॉस प्रोडक्ट भी आना चाहिए। तो जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल, वो देखने से पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ये जैम 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, जैम 2018 का क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपको कुछ इंसाइट मिलेगा जो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अ कर्व इज गिवन बाय दिस। ये एक वेक्टर है, ठीक है, जिसमें पैरामीटर है t। t की टर्म्स में आपको r वेक्टर गिवन है, r इज पोजीशन वेक्टर, और नॉट नेसेसरी पोजीशन वेक्टर बट अ कर्व। ठीक है, अब आपसे बोला है द यूनिट वेक्टर ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट नोट करने वाली बात है। टू द कर्व एट t इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर आपको बताना है। आप मुझे बताइए, जो टेंजेंट होता है ना, वो कैसे हम किसी भी सरफेस का फाइंड करते थे? हम उसको डिफरेंशिएट करते थे, याद कीजिए। तो आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको डिफरेंशिएट करना है फॉर फाइंडिंग अ वेक्टर अलोंग टेंजेंट। ठीक है, तो ये जो है आपको गिवन वेक्टर, इससे आप डिफरेंशिएट करें। यानी कि मैं कहूंगा आपको अगर टेंजेंट फाइंड करना है तो आप d बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर करके देखें, तो आपको क्या मिलेगा? पहला जो है, लाइक मैं इसे डिटेल में लिख देता हूँ, डी बाई डी टी ऑफ टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी क्यूब के कैप। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। तो आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे इंडिविजुअली कंपोनेंट्स को, तो आपको मिलेगा आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस 3t स्क्वायर के कैप। ठीक है, आपको ये तीन चीजें मिल जाएंगी। अब ये आपको इसने पूछा है टेंजेंट एट t इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो t इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी कि d dr बाय dt एट t इक्वल टू 1, ये कितना हो जाएगा? तो इसमें आप t की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। तो मैं इसे दूसरे कलर से लिख देता हूँ। t की वैल्यू 1 पुट करने पे आ जाएगा आपके पास i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक है, तो ये तो वेक्टर मिल गया आपको अलोंग टेंजेंट। ठीक है, आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको एक वेक्टर मिल जाएगा टेंजेंट के अलोंग। बट मैं कह रहा हूं कि आपको यूनिट वेक्टर चाहिए। तो जैसा मैंने बताया, वेक्टर से यूनिट वेक्टर बनाने के लिए उसे उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। तो जो आपसे पूछा है, लेट से उसे मैं एन कैप बोल रहा हूँ, वो आपको आएगा इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड निकाला मैंने आपको बताया है, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस दूसरा एलिमेंट है 2, 2 स्क्वायर प्लस तीसरा एलिमेंट है 3, 3 स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा कि एन कैप जो है हमारा, वो आ जाता है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डिवाइड बाय रूट 14। तो आप जोड़ लेंगे तो आपको मिल जाएगा रूट ऑफ 14। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया है। ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ गिवन वेक्टर एट द पॉइंट t इक्वल टू 1। ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट इसका मतलब। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ऐसे ही करना है। टेंजेंट के लिए आपको उसे डिफरेंशिएट करना होता है, तो आपको टेंजेंट या स्लोप मिल जाता है उस पॉइंट पे। ठीक है, तो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देख लिया था। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट जो है वो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है,
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ओके, सो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जो पॉइंट होता है ना, वो पॉइंट किसी आर्बिट्रेरी स्फीयर का सरफेस पे एक पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसे भी मैं एक बार आपको डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से ये आपका z एक्सिस था, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, x y एंड z। और मैं कह रहा हूं आपके पास कोई वेक्टर है विच इज लाइक दिस, आपको a वेक्टर है, ठीक है। मैं कह रहा हूं आपको पहला पैरामीटर लेना है कि ये a वेक्टर z एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। सो ये z एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, मैं कह रहा हूं इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूं, ठीक है। तो a का z के अलोंग जो कंपोनेंट होगा ना, a का z के अलोंग जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा a cos थीटा, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आती है, प्रोजेक्शन लेना सभी को आता है। और जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, जो कि कुछ ऐसे होगा, मैं परपेंडिकुलर शो करने के लिए इसको ऐसे भी शो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा हमारे पास a sin थीटा, ठीक है। ये sin थीटा हमारे पास आ गया। अब ये जो कंपोनेंट है इसका भी कंपोनेंट मैं देख सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अलावा। लाइक लेट से मैंने एक कंपोनेंट ये देखा और एक कंपोनेंट ये देखा। ये जो x के अलोंग कंपोनेंट है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, x के अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा a sin थीटा, और ये एंगल लेट से हमारे पास है फाई, ये एंगल है हमारे पास फाई, ठीक है। तो ये अपने आप में ये जो लेंथ है ये कितना है, ये है a sin थीटा। तो उसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में, a sin थीटा cos फाई, ये हो जाएगा a sin थीटा cos फाई, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूँ। सिमिलरली जो y है वो क्या हो जाएगा, a sin थीटा sin फाई, ठीक है। आप देखेंगे कि ये sin फाई हो जाएगा। ओके, लेट मी इरेज दिस एंड वापस लिख देता हूँ a sin फाई, ठीक है। ये जो है ये sin फाई कंपोनेंट हो जाएगा। ओके, इतना करने के बाद आप मुझे बताइए z क्या हो जाएगा, z हो जाएगा आपका a cos थीटा, सबसे पहले हमने देखा था cos थीटा। ओके, आपको x y z तीनों चीजें पता चल गई, किस किस टर्म में, का लेंथ है a, थीटा है एंगल z के साथ, फाई है कंपोनेंट ऑफ a अलोंग एक्स वाई डायरेक्शन का एंगल x के साथ, ठीक है, वो हमारा फाई हो जाता है। तो आपको तीनों पैरामीटर पता चल गए हैं। और अब मैं जनरली बात करूं तो अगर a वेक्टर जो है वो हमारा अगर पोजीशन वेक्टर होता, ये जो a है ये r के इक्वल हो जाता, ठीक है, डिस्टेंस। मैं आपको बता दूं कि जनरली फॉर वेरी लार्ज स्फेयर जो आपका r होता है ये वेरी करता है 0 टू इंफिनिटी, बहुत बड़ा स्फेयर है। जो आपका फाई होता है वो वेरी करता है 0 टू 2 पाई, और जो आपका थीटा होता है वो वेरी करता है 0 टू पाई। ये चीजें आपको याद रखनी है। फॉर अ कंप्लीट स्फेयर, वेरी लार्ज स्फेयर, r may vary from 0 to infinity, theta may vary from 0 to pi, and phi may vary from 0 to 2 pi। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज आपको पता है ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूं अब। और आगे देखते हैं, यहां से इन तीनों चीजों से आप देख सकते हैं कि यहां से a को मैं क्या लिखने वाला हूं, a को मैं r लिख दूंगा। तो लेट मी इरेज दिस, a को मैंने कहा ना कि a अब हमारे पास r हो गया है, क्योंकि हम एक पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो मैं a की जगह r रख देता हूं, लाइक यहाँ पे मैं r पुट कर देता हूं, r r एंड r, ठीक है। तो आप देखेंगे ये r अगर मैं एक्स वाई जेड के टर्म में निकालने की कोशिश करूं तो आप पाएंगे कि ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप लोग करके देखिए, ये जो तीन क्वांटिटीज है ना, एक्स वाई एंड जेड, इन तीनों के स्क्वायर का सम करने की कोशिश करें आपको r मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं थीटा की बात करूं तो जो थीटा है हमारा वो हो जाता है कॉज इनवर्स z ओवर r, ठीक है। आप ये डिवाइड करें इस r को, यहां ले जाए z के नीचे, तो आप cos इनवर्स z ओवर r को थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ आपको r के जगह अगेन ये वैल्यू पुट करने की जरूरत है, ठीक है। एंड सिमिलरली जो थर्ड चीज है वो है हमारा फाई, और फाई हो जाएगा हमारा tan इनवर्स
y ओवर x, ठीक है। ये कहां से आया, इन दो इक्वेशंस को आप डिवाइड करें आपको मिल जाएगा, दोनों को डिवाइड करके tan इनवर्स y ओवर x इज 5। इतनी चीजें आपको पता है, ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं। अब इसके आगे देखते हैं कि इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसा दिखता है। ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में दिखता है dr r कैप प्लस r साइन थीटा, सॉरी माय बैड, प्लस r d थीटा, r d थीटा थीटा कैप प्लस r साइन थीटा d फाई फाई कैप, ठीक है। ये हमारा इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये आपको आना चाहिए लिखना, ये मस्ट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, ठीक है। और ये अगर आप लोगों को पता है तो आप डीटाओ भी लिख सकते हैं, डीटाओ इज इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट। उसके लिए आपको क्या करना होता है, पहले लिख दिया आप डी आर, फिर लिख दिया आप आर डी थीटा, फिर आप लिख दिया आर साइन थीटा डी फाई, आर साइन थीटा डी फाई, और इन सब चीजों को रीअरेंज करके आप देखेंगे आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी आर डी फाई, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा वॉल्यूम एलिमेंट। एंड सिमिलरली एरिया एलिमेंट भी डिपेंडिंग ऑन एरिया आप निकाल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं डॉट प्रोडक्ट की, तो डॉट प्रोडक्ट में इसमें भी जो हमारे पास आर कैप या थीटा कैप या फाई कैप जो होते हैं ये आपस में ऑर्थोनॉर्मल होते हैं हमेशा, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट आपस में जीरो हो जाएगा, लाइक आर डॉट थीटा जीरो हो जाएगा और थीटा डॉट फाई भी जीरो हो जाएगा, सिमिलरली फाई डॉट आर भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हमें पता है। अब सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो आर क्रॉस थीटा जो है वो आपको फाई दे देगा। सिमिलरली साइक्लिक परमुटेशन चलेगा, तो मैं लिख सकता हूँ थीटा क्रॉस फाई विल गिव मी आर कैप, एंड सिमिलरली आप लास्ट भी लिख सकते हैं जो कि है फाई क्रॉस आर इज इक्वल टू थीटा कैप। तो आप ये तीनों चीजें लिख सकते हैं। सो इसके आगे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो कैसे काम करने वाला है वो देख लेते हैं। सो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए भी मैं जनरल जो वेक्टर होता है उसे कैसे लिखते हैं, उसे हम लिखते हैं ए आर आर कैप प्लस ए फाई फाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप। ना जो थर्ड एलिमेंट है वो जेड कैप हो जाता है, ठीक है, जेड कैप डायरेक्शन में जाता है। इसे हम ग्राफिकली कैसे शो करेंगे, इसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे शो करेंगे वो मैं बना देता हूँ। ड्राइंग फिर से सही नहीं बन रही है, ओके। सो ये जेड एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, सॉरी वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड, ओके। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लेट से आपके पास ये आर वेक्टर हो जाएगा आपका, ये आपका आर वेक्टर है, ये आपका आर कैप हो जाएगा, ठीक है, ये आर कैप हो गया और ये आपका है आर वेक्टर, ओके। इसमें जो भी पॉइंट होता है ना, लाइक ये अगर पॉइंट है, ये पॉइंट किसी सिलेंडर के सरफेस पे होगा हमेशा, और जो जेड है जेड कैप, लाइक इसका मैं अगर प्रोजेक्शन लेता हूँ एक्स वाई प्लेन में वो कुछ ऐसा आएगा। तो ये जो एक्स वाई प्लेन प्रोजेक्शन मैंने लिया है इसे अगर मैं इससे मिलाता हूँ, ये जो हाइट है कितना ऊपर है इसे बोलते हैं जेड, एंड ये जो डायरेक्शन है इसी की डायरेक्शन में ये हो जाएगा मेरा जेड कैप, ठीक है। ये मेरा जेड कैप डायरेक्शन हो गया। अगर ये आर कैप से आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इस आर वेक्टर को दोबारा लिख देता हूँ, ये आर वेक्टर मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो जेड कैप अब अलग दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं आर कैप और जेड कैप आपस में परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री होता है एंगल, और फाई क्या होता है, इस प्रोजेक्शन का एक्स के साथ एंगल, तो ये होता है फाई, ओके। सो आपको फाई पता है, आर पता है और जेड पता है, और ये जेड वेक्टर भी लिख सकते हैं आप इसे, अगर इसे मैं एरो बना देता हूँ तो ये जो पॉइंट है P, इन सभी वेक्टर्स का जो ये है पॉइंट P, ये पॉइंट P हमेशा एक सिलेंडर के सरफेस पे लाई करेगा, ठीक है। अब उसके आगे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि इस केस में जो हमारा R होता है
वो वेरी करता है 0 टू इंफिनिटी तक वेरी कर सकता है। जो हमारा फाई है वो अगेन 0 टू 2 पाई तक वेरी करेगा, और z जो है हमारा वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी तक वेरी कर सकता है फॉर अ वेरी लार्ज कंप्लीट सिलेंडर। ठीक है, अब मैं एक रिलेशन बताता हूँ कि ये जो है r, इसका x में डायरेक्शन कंपोनेंट क्या हो जाएगा, r cos फाई, क्योंकि इधर फाई के साथ एंगल बना रहा है। सो x हो जाएगा हमारे पास r cos फाई, y हमारे पास हो जाएगा r sin फाई। सिमिलरली जो z है वो हमारे पास z ही रहेगा। ठीक है, ये मैंने इनमें रिलेशन लिख दिया। आप इसके आगे लिख सकते हैं उल्टा करके कि r हमारा हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जो हमारा फाई है वो अगेन यहाँ पे भी वही हो जाएगा tan इनवर्स y ओवर x। आप करके देख ले, आपको मिल जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें, आपको मिल जाएगा tan फाई, इन दोनों इक्वेशन को। एंड आप देखेंगे कि z इज इक्वल टू z तो है ही सही। अब मैं इसमें इनफाइनेटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट की बात कर लूं, तो इस केस में इनफिनिटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट जो होता है डीएल वेक्टर, वो होता है हमारे पास डी आर आर कैप प्लस आर डी फाई आई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। ये इनफिनिटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। इनफिनिटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट जो होगा डी टाउ, वो हो जाएगा इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तीनों का मल्टीप्लीकेशन। तो वो आप देखेंगे आ जाएगा आर डी फाई डी जेड। ये आपके पास वॉल्यूम एलिमेंट हो गया। अब इसके अलावा यहाँ भी आप देख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें, लाइक यहाँ भी आप देखेंगे कि आर डॉट फाई कैप 0 होगा। सिमिलरली फाई कैप डॉट जेड भी 0 होगा एंड आर डॉट जेड भी 0 होगा। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ भी साइक्लिक परमुटेशन देखेंगे, आर क्रॉस फाई जो है वो आपको z देगा, और क्रॉस फाई आपको z देगा। ठीक है, z कैप। सिमिलरली आप देखेंगे कि आपको फाई क्रॉस z जो है वो अगेन r कैप दे देगा, और आप थर्ड जो है वो खुद लिखें, z क्रॉस r जो है वो आपको फाई कैप देगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास तीनों तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम। इनका हमने बेसिक्स देख लिया है कि इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग कैसे किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन वेक्टर को, कैसे इनमें इनफिनिटेसिमल वेक्टर्स को लिखा जा सकता है, कैसे इन वेक्टर्स में आप लोग वॉल्यूम एलिमेंट को लिखते हैं, और एक्चुअली इनमें थीटा फाई क्या है, आर क्या है, जेड क्या है, ये सब चीजें क्या होती है, ये हमने देख लिया है, देखने की कोशिश किया है। तो ये रहा क्वेश्चन। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन हमारे पास। ये क्वेश्चन जो है ये जैम 2019 में पूछा हुआ है, जैम 2019 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ये दो वेक्टर को कंटेन करने वाले प्लेन के यूनिट वेक्टर को फाइंड करना है आप लोगों को, कि इनके परपेंडिकुलर कोई वेक्टर मिल जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों को याद हो कि क्रॉस प्रोडक्ट जब भी हम करते हैं ना दो वेक्टर्स का, तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दोज वेक्टर्स लाइक ए एंड बी। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में देखते हैं, आपको ए क्रॉस बी कर देना है, ए क्रॉस बी। तो आपको एक वेक्टर मिल जाएगा जो कि ए बी दोनों के परपेंडिकुलर है। वही आपसे पूछा है यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर करने के लिए आप उसे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। पहले ए क्रॉस बी करते हैं। तो ए क्रॉस बी करने के लिए हम सभी लोगों को पता है कि हम एक डिटरमिनेंट बनाते हैं, आई कैप जे कैप एंड के कैप, और एलिमेंट्स हम लिखते हैं इसमें ए के पहले, लाइक जैसे कि 1 1 एंड -2 आर कंपोनेंट्स ऑफ ए अलोंग आई जे के, 2 -1 एंड 1 आर कंपोनेंट ऑफ डी अलोंग आई जे के। क्रॉस प्रोडक्ट आप लेके देखेंगे तो आप देखेंगे आपको मिल जाएगा आई के साथ 1 -2 माइनस जे के साथ आपको मिल जाएगा 1 +4 प्लस आपको के कैप के साथ मिल जाएगा -1 -2। आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस आई कैप -5 जे कैप प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे आएगा आपको -3 के कैप। ये आपको मिल गया है माइनस। ओके,
So, आप देख सकते हैं, आप डायरेक्ट ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं, आपको ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। अदरवाइज आप इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो आप देखेंगे कि आपको मैग्नीट्यूड भी अगेन मिलेगा इतना ही, √35। √35 से डिवाइड करके डी ऑप्शन आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो इजी क्वेश्चन था, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कंसेप्ट की दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए आपको उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो दैट आपको एक डायरेक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाए। So dear students, you can subscribe to EdUncle for IIT JAM, CSIR NET and UGC NET study material prepared by India's top experienced faculties. And you can also download EdUncle's mobile application where more than 250 tutors will be answering your doubts. Thank you very much.